तो नेक्स्ट शुरू करते हैं 46 से। 46 में हमारा क्या कह रहा है, देर आर 4 वेरिएबल्स इन द बूलियन फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ 1। ठीक है, 4 वेरिएबल का आपका फंक्शन है ABCD मान लो, और उसकी फाइनल वैल्यू 1 है। फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स इन द के मैप विच विल कंटेन अ 1। तो के मैप जब आपका 4 वेरिएबल का होगा तो उसमें 16 सेल्स होंगे, और जब तक 16 के 16 सेल्स आपके 1 नहीं होंगे, ठीक है, जब तक इन सबको कवर करके आपकी इसकी ग्रुपिंग नहीं होगी, ये सारे ही 1 है, तब आपका फाइनल आंसर 1 आएगा। तो इसके लिए पूरे 16 के 16 सेल्स आपके 1 होने चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस, ओके, ईटा नॉट बोल सकते हैं, तो आपका वो 377 ओम के इक्वल हमारा होता है। ओके इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ही है ये 377। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द रीज़न फॉर यूजिंग अ प्रिसीजन ओपैम। एक प्रिसीजन ओपैम को यूज़ करने का रीज़न क्या है, बेस रेक्टिफायर डायोड फॉर डिटेक्टिंग वीक AM सिग्नल्स इज दैट। तो हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं ये समझना जरूरी है, हम वीक AM सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिसीजन ओपैम बेस रेक्टिफायर डायोड को यूज़ कर रहे हैं। एक रेक्टिफायर डायोड जो कि प्रिसीजन ओपैम बेस्ड है। ओके, अब यहाँ पे ज़रूरत तो हमें कुछ समझ में आ रही है, क्योंकि ये उन्होंने खुद बोला है वीक AM सिग्नल को कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, द कट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड इज रिड्यूस। तो उससे हमारा क्या होगा, अगर उसमें एक प्रिसीजन ओपैम को यूज़ कर लेंगे तो जो डायोड का हमारा वी गामा होगा कट इन वोल्टेज, वो हमारा 0.7 से भी कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। ओके, तो वीक AM सिग्नल्स का मतलब है कि जिनका एम्पलीट्यूड आपका लेस है। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका लेस है, लेस का मतलब है कि आपका वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपका लेस है, और जब वोल्टेज लेस होगा, तो अगर वोल्टेज लेस है और आपका डायोड तो ऑन ही नहीं हो पा रहा है उस वोल्टेज के लिए, तो फिर आपका पाथ कैसे कंडक्ट करेगा। तो इसके लिए हमारी यहाँ नीड आ गई कि हमें कट इन वोल्टेज जो डायोड का है उसको घटा के ही रखना है, तभी डायोड हमारा आगे कंडक्ट होने देगा। फिर बात आती है कि इन एन RC नेटवर्क हैविंग 3 लूप्स, 3 लूप्स एंड द साइज ऑफ द प्लांट मैट्रिक्स A इज, 3 लूप्स है, तो प्लांट मैट्रिक्स जो A है उसका आपको ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का हो गया, यहाँ पे प्लांट मैट्रिक्स ये सब बात आ रही है। ओके, तो A का साइज हमें बताना है, और 3 लूप है तो वो 3x3 का आपका हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जितने लूप है उतने ही x3 का आपका मैट्रिक्स हो गया, तो ईजी था। तो 4x4 सारी की सारी स्क्वायर दी है, बट नहीं, जितने आपके लूप हैं नंबर ऑफ लूप के इक्वल ही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी FM दी है, ठीक है, सिग्नल की सिग्नल फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स अ कैरियर ऑफ FC से उसको मॉड्यूलेट किया गया। द फ्रिक्वेंसी इज प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द AM इज विद कैरियर। तो कैरियर के साथ आउटपुट में आपका क्या, तो देखो उन्होंने जी जब ये शब्द कहा है विद कैरियर, तो कैरियर के संग, जैसे आपका एक एग्जाम्पल समझो, DSB SC होता है, डबल साइड बैंड DSB SC सप्रेस्ड कैरियर, ये क्या है, विद सप्रेस्ड कैरियर, या कैरियर को सप्रेस कर दिया। जब सप्रेस कर दिया तो हमारा कोई भी, हमारी जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी वो नहीं जाएगी, लेकिन अगर विद कैरियर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपको कैरियर की फ्रिक्वेंसी FC ये भी जाएगी आगे, और जब FC जाएगी तो FC तो जाती जाएगी, और उसके संग और क्या जाता है, FC ± FM, ये तो आपका जाता ही जाता है। यही क्या है, डबल साइड बैंड है, एक आपका साइड बैंड है FC + FM, और एक आपका साइड बैंड है FC - FM। इन्हीं दोनों को हमने क्या बोला है, डबल साइड बैंड। तो ये क्या हो गया, डबल साइड बैंड, ये क्या हो गया, कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, DSB डबल साइड बैंड, और विद कैरियर, मतलब वो तो हम वैसे बोलेंगे, तो डबल साइड बैंड आपका ये हो गया। ओके, और अगर कैरियर को हटा देंगे, मतलब FC को हटा देंगे, तो आपका विदाउट कैरियर हो गया, या फिर सप्रेस कैरियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इफ XN से XZ हमारा इसका Z ट्रांसफॉर्म किया, तो X ऑफ -N का क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर X ऑफ -N करेंगे तो यहाँ पे X आपका 1/Z हो जाएगा, मतलब यहाँ का -N इधर का आपका Z का रेसिप्रोकल बन जाता है, ये याद रखना है आपको। ओके, इधर का -N इधर का रेसिप्रोकल बन जाता है, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहा था, हैमिंग डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द 2 कोड्स। हैमिंग डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों, जैसे ये कोड है, इसमें कितने हमारे बिट चेंजेस हैं, जैसे कि 0 1 1 1 और आपका 1 0 1 0। तो यहाँ पे कितने बिट चेंजेस हैं आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ये चारों आपके बिट चेंजेस हैं, मतलब ऊपर नीचे चेंजेस हैं। ओके, उस पोजीशन पे दोनों आपका C1 और C2 में अगर बिट चेंज है तो, और यहाँ पे बिट चेंज है, ओके, इन दोनों में नहीं है। तो बस यही आपको बताना था। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। ओके, इसी को हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। हैमिंग डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि आपके ये 2 बच गए, ये इनमें बिट चेंज नहीं है, वरना 8 हो जाते। उसके बाद आता है कि इन पैरेलल सर्किट हैविंग 2 रेजिस्टेंसेस 4 और 6 ओम आपके पैरेलल में है।
कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज। तो करंट डिवीजन रूल हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहले हम करंट निकाल लेंगे टोटल। तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी, आई इजकल टू आपका 12 अपॉन, और इन दोनों का पैरेलल, तो 4 6 4 जाओ और ये 10, ये कितना हो गया आपका 2.4 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 5 एम्पियर करंट आ गई आपकी। ओके, ये 6 इंटू 4 है, 5 एम्पियर करंट आ गई। अभी आपकी 5 एम्पियर डिवाइड होगी दोनों में। अब आपका पूछ रहा है कि 4 एम्पियर वाले में कितनी डिवाइड होगी। तो देखो, इसके अंदर 2 हिस्से, इसके अंदर 3 हिस्से, और करंट डिवीजन रूल हमेशा उल्टा करता है। ये 3 इसको भेजेगा और ये 2 इसको भेजेगा। ओके, तो 3 एम्पियर आपकी करंट हो गई। और आप अगर लिख के करना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, आई 4 ओम में कितनी जाएगी आपकी टोटल करंट, और आपका 6 ओम रेजिस्टेंस, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 6, और आपका टोटल रेजिस्टेंस। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको क्या आंसर मिलेगा। ओके, 3 एम्पियर मिलेगा। फिर बात आती है, ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो काफ़ी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पे बात क्या कर रहा है, मार्कोनी एंटीना की, कि मार्कोनी एंटीना की फिजिकल लेंथ आपकी कितनी होती है। तो ये आपकी λ/4 होती है। ठीक है, मार्कोनी एंटीना, मार्कोनी एंटीना की फिजिकल लेंथ आपकी कितनी हो गई, λ/4 हो गई, क्वार्टर वेव लेंथ का हो गया। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आंसर है। इफ द स्टेट वेरिएबल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, इन द स्टेट वेरिएबल मॉडल ऑफ अ सिस्टम द स्क्वायर मैट्रिक्स फाई टी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट कन्वर्ट्स द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम x0 टू अ न्यू स्टेट xt एट अ लेटर टाइम t इज इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब बड़ा सा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम के लास्ट यूनिट्स में से। तो उसी का नाम है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स और स्टेट ट्रांजिशन या स्टेट टेबल। तो सब कुछ उसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे यही होगा, ये प्लांट प्रोसेस कंट्रोलर, ये कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फॉर RMS 100 वैल्यू आपकी RMS वैल्यू है, तब पीक वोल्टेज तो VM का आपका होता है VRMS/√2। बट यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगुलर वेव है तो यहाँ पे √2 की जगह √3 हो जाएगा। ओके, तो V पीक हमें बताना है, तो इसी 100 को हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, ये आपका VRMS होता है आपका VM/√3। ओके, तो VM हमको निकालना है अब। तो VM का हो जाएगा आपका VRMS इंटू √3। तो इस 100 में आप √3 को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको क्या वैल्यू देगा, वो आपको ये देगा। ओके, √3 कितना होता है, 1.73 करके होता है। ओके, √2 कितना होता है, √2 आपका 1.41 करके होता है। तो ये आपका कब मिलेगा, जब √2, देखो ये वैल्यूज तो गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगी, सबको पता होनी चाहिए। 100 तो होगी नहीं, क्योंकि 100 RMS है तो पीक वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। अब आपका कन्फ्यूजन इन दो में हो सकता है, तो आपसे इन्हीं दो में गलती करवाना चाह रहा है, आप कौन सा चूज़ करते हो। अब यहाँ पे जैसे उसने ट्रायंगुलर वेव बोला, तो यहाँ का जो ये √2 होता था उसको आप √3 कर दोगे, तो आपका आंसर 173 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बात कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ओके, इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 3 7 10। बेस्ड ऑन द रूट एरे ऑफ द सिस्टम वी कंक्लूड दैट। तो रूट एरे को बना के, रूट मतलब टेबल को बनाएंगे, ये आपका S4 है, S4 S3 S2 S1 और S0। अब इसको आप कंप्लीट करेंगे तो इसके कोफिशिएंट आपका 1, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच में एक कोफिशिएंट गायब है, जो कि किसका गायब है, S की पावर 1 का कोफिशिएंट, उसको भी लिख देंगे। तो ये आप लिखेंगे 1 7 10 और 3 और 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो बता रहा है कि सिस्टम कैसा है, पूछ रहा है स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा आपको, ये आपको दे देगा 3 7 21/3 -0। ये आपको फिर से अपॉन 3 7 दे देगा, ये 7 दे दिया, यहाँ पे आपको 10 मिल गया। फिर आप यहाँ पे करेंगे, ये आपको ये 0 दे रहा है और ये माइनस दे रहा है, ठीक है। ये क्या दे रहा है, 0 × 7 -3 × 10/7, ये आपको ये दे रहा है। तो ये कितना दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है -30/7। अब जैसे यहाँ पे -30/7 आ गया इस जगह पे, इसके सामने, तो वैसे आपका सिस्टम अनस्टेबल बन गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब कि कोई ना कोई पोल आपका राइट हैंड साइड में होगा। जैसे एक पोल राइट हैंड साइड में हो गया तो इसका मतलब ये सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया। उसके बाद ये सिंपल आपका क्वेश्चन था किसका, इंटीग्रेशन का, मतलब कुछ भी नहीं था, e⁴ का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो e⁴ का तो सेम हो जाएगा इंटीग्रेशन, ओके, बट यहाँ पे कोफिशिएंट रेसिप्रोकल में आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में आपका मल्टीप्लाई हो जाता था वहीं पे। तो a नीचे आ गया e⁴ और प्लस आप कांस्टेंट कर दो। तो ये देखो इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, 12th क्लास का क्वेश्चन।
उसके बाद आता है परसेंटेज बैंडविड्थ ऑफ एन एंटीना एंड विद एन ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसने बोली है 500 मेगाहर्ट्ज एंड -3 dB फ्रिक्वेंसीज ऑफ, ये अलग अलग आपको फ्रिक्वेंसीज दी हैं। तो परसेंटेज बैंडविड्थ पूछ रहा है एंटीना की। ओके, परसेंटेज बैंडविड्थ कितनी होगी? तो आपको एक तो ये रेंज दी है और ये आपको अलग से रेंज दी है। मेरे हिसाब से जो 3 dB फ्रिक्वेंसीज, यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज लिखा है, ओके, तो ये आपका 475 मेगाहर्ट्ज है और आपको 525 मेगाहर्ट्ज है, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है। अब इसमें से आपको स्टैंडर्ड की वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि परसेंटेज चेंज या परसेंटेज बैंडविड्थ आपको बतानी है, तो आप इसमें से पहले सब्सट्रैक्शन निकालो या आप मतलब रेंज निकालो। ये जो फ्रिक्वेंसीज है -3 dB फ्रिक्वेंसीज, ये कौन सी है? -3 dB फ्रिक्वेंसीज है ये। तो इनकी रेंज आपको क्या दिख रही है? ये 475 से 525 50 मेगाहर्ट्ज दिख रही है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज निकालने की वो भैया बात कर रहे हैं, तो वो आप ये 50/500 कर दो, इससे जो परसेंटेज निकलेगा वही आपका परसेंटेज या परसेंट बैंडविड्थ निकल आएगी एंटीना की। तो 10% निकल आया, तो ईजी था। इस 525 से 475 को घटाओ और वो जो भी आया वो 500 का ये जो टोटल बैंडविड्थ है इसका कितना है? इसका 10% है वो, तो वो 10% ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका इन एनपीएन टाइसर इफ द बेस करंट आपको दी है और बीटा दिया है, तो कलेक्टर करंट है वो क्या पूछा है भाई? बीटा इंटू IB, बस यही बताना था और कुछ भी नहीं था। तो बेस करंट में जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा है 200 और ये है 100 और ये है आपका 10 की पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 10 की पावर -2 या फिर बोल सकते हैं 20 मिली एम्पियर। ओके, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 61 पे आते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये है y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 0.25y इक्वल टू 0, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इससे आपको क्या, सॉरी, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर ये आपका हो जाएगा ये C1 + C2x इंटू e -0.5x, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका मैथ के अंदर टॉपिक है उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, बीच में कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी पूछ देंगे क्योंकि सिलेबस में देते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो आपका सिलेबस गेट का है, जैसे गेट 2021 का, तो वही आपके इस पेपर में आएगा। जो सिलेबस देते हैं वही दे देते हैं, तो उसमें मैथ होता है, बट मैथ के काफ़ी ईजी क्वेश्चन ही पूछते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है गेम कंसिस्टिंग ऑफ फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन ट्वाइस, एक फेयर कॉइन को 2 बार उछाला है। ओके, एंड देन रोलिंग 3 फेयर डाइस, उसके बाद 3 फेयर डाई को, तो पहले आपने मतलब आपको टेल मिल सकता था या हेड मिल सकता था, फिर से आपने उछाला तो टेल या हेड, इस तरीके से। उसके बाद फेयर कॉइन को 2 बार उछाला, फिर आपने डाइस को मतलब 1 से 2 और आपका 3 से लेके 6 तक, और ऐसे आपने 3 बार किया है। ओके, और क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द गेम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे गेम में, हमें ये बताना है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हमें बताना है एंड करके, एंड मतलब मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे जब पहले वो फेयर कॉइन को 2 बार उछाल रहा है, उसके बाद इसको उछाल रहा है, सबको एक मतलब पहली चीज़ हो रही है तो वो दूसरी कर रहा है, दूसरी हो रही है तो तीसरी कर रहा है, ये चीज़ है। अब आप ये देखो कि जब आप एक कॉइन को उछालता है तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 2। फिर दूसरे कॉइन को उछालेगा तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 2। फिर एक डाइस को उछालेगा, कितने आउटकम आ सकते हैं? 6। फिर एक डाइस को उछालेगा 6, फिर एक डाइस को उछालेगा 6, और इसका आंसर क्या होगा आपका 864। ये आप सॉल्व करके देख लेंगे, आपको यही आंसर मिलेगा इस सबसे। ओके, आगे चलते हैं फिर 63 पे। इन डिजिटल T1 कैरियर PCM टेलीफोनी की बात कर रहा है। ठीक है, डिजिटल T1 कैरियर PCM टेलीफोनी द डेटा रेट इज, तो इसका डेटा रेट जो वो आपका 544 Mbps पे फिक्स है आपका। ओके, तो एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको ये डेटा रेट पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है वो बताया, डिजिटल T1 कैरियर PCM टेलीफोनी, तो ये याद रखेंगे। ओके, डिजिटल T1 कैरियर PCM टेलीफोनी का डेटा रेट 1.544 Mbps। उसके बाद यहाँ पे BJT आ जाता है, BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद मैच ट्रांजिस्टर्स इज, HFE की वैल्यू दी है, HIE की वैल्यू दी है, RC की वैल्यू दी है, AV की वैल्यू पूछी है, तो ये आप निकाल लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसका। ये आपका BJT का पार्ट आ गया, मतलब एनालॉग सर्किट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। ओके, यहाँ पे R और C के हैज़ 3 पेयर दिया है हमें, वेयर R इक्वल टू इतना और C इक्वल टू इतना, तो आपका 1/2 पाई RC आपका हो जाएगा F0। और यहाँ पे ये हमें फ्रिक्वेंसी दी है 100 किलोहर्ट्ज़। ओके, ये फ्रिक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़।